everyone, I hope you have been doing well. I hope you are having a whale of time. If not, I think you should have a whale of time. 10th class students, I hope आपकी स्टडीज़ अच्छी चल रही है और अच्छी ही चलेंगी. मैं आपको पोएम्स पहले मैंने कुछ पोएम्स पे वीडियोस बनाई हैं, आप वो ज़रूर देख लेना, आपको हेल्प करेगी. एंड आई एम हेयर टू सपोर्ट यू ताकि आपकी जो इंग्लिश है वो बहुत अच्छी हो जाए और आपको बिल्कुल भी उसमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ना आए, है ना. तो आप मेरे साथ पढ़ सकते हो और आप ये वीडियोस देख सकते हो ताकि आपको इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा आसान लगे और आप 100 मार्क्स ले आओ. 100 मार्क्स का अगर आप ड्रीम रखोगे या फिर एक टारगेट रखोगे तो डेफिनेटली आप 96 तो ले ही आओगे, है ना. बात मार्क्स की नहीं है, आई थिंक नॉलेज की डेफिनेटली है. अगर नॉलेज अच्छी होगी तो मार्क्स खुद आ जाते हैं. ठीक है, आज आपको मैं पढ़ाऊंगी नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक सा एक नॉलेज ले लेते हैं कि ये चैप्टर ऑफ कोर्स नेल्सन रोलेलहाला मंडेला के बारे में है. नेल्सन मंडेला जो थे वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट रह चुके थे. और क्योंकि आपको पता है कि साउथ अफ्रीका में पहले एक अपार्टाइड सिस्टम था, एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम था जो सबसे ज़्यादा हार्शेस्ट था और सबसे ज़्यादा इनह्यूमेन था, जिसने अपने ही पीपल को अलग कर दिया था. मतलब वाइट पीपल जो थे उन्होंने अपने ही कंट्री के जो डार्क स्किन पीपल थे उनको अलग कर दिया था, उनको अलग तरह से ट्रीट किया था, उनको डिप्रीव किया था बहुत सारे राइट्स से. तो ये एक लीगल पॉलिटिकल सेपरेशन कहलाता है पीपल का बेस्ड ऑन देयर रेस. ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंसेस थे कि उनको ना तो दे डिडंट हैव राइट टू वोट, ना वो ज़मीन खरीदने का था, दे कुड नॉट ओन लैंड, कोई जॉब्स के लिए और या फिर कोई और भी राइट्स जो थे तो उनको नहीं मिल रहे थे. तो ये जो सिस्टम था वो 1948 टू 1994 रहा था. आपको पता है कि इंडिया में भी ब्रिटिश पीपल ने ये किया था काम, है ना. यहाँ पर आए थे क्योंकि इंडिया को बोलते थे गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया. हमारे यहाँ पे आके उन्होंने डिवाइड एंड रूल किया, वहाँ पर भी साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने डिवाइड एंड रूल किया. अब उनको पता था कि साउथ अफ्रीका जो है इट इज़ रिच इन जेम्स एंड मिनरल्स. वहाँ पे मतलब उस धरती में बहुत सारे हीरे हैं. अगर आपने ब्लड डायमंड मूवी देखी है ना, उसमें पता चलेगा आपको कि किस तरह से, वैसे तो उस टाइम तो वो सिविल वॉर का सीन दिखाया हुआ है कि ब्लैक पीपल ही ब्लैक पीपल को कर रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि उसमें ये बताएंगे कि कितना वहाँ पर उनकी धरती के नीचे कितने सारे डायमंड्स हैं, है ना. तो इसी चीज़ को अट्रैक्ट किया. हमारे यहाँ से भी कोहिनूर लेके थे, वहाँ से भी डायमंड ही चाहिए था उन्हें. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ना वहाँ पे बोर थे, बोर मतलब एंग्लो बोर वॉर हुई थी. एंग्लो बोर वॉर मतलब ब्रिटिश और उनके बीच में वॉर हुई थी, फार्मर्स के बीच में. बोर फार्मर्स होते हैं जो ऑन करते थे वहाँ पे लैंड. ठीक है, अब क्या हुआ कि बोर हार गए और उन्होंने तो ऑब्वियसली करना था कि वो चाहते थे, ब्रिटिश चाहते थे पूरी लैंड ले लें हम साउथ अफ्रीका में ताकि हम ये हीरे वगैरह सब जेम्स हमारे हो जाए, है ना. हम अपना पावर यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम रन करें. लेकिन इनको चाहिए था बोर. बोर तो क्यों अपनी लैंड देंगे ऑब्वियसली. ठीक है, तो उन्होंने अपनी लैंड देनी नहीं थी, तो लेकिन वो हार गए लड़ाई. इसके बाद इन्होंने क्या किया, वाइट पीपल ने, क्योंकि वाइट पीपल वहाँ पे माइनॉरिटी में थे, मतलब ज़्यादा नहीं थे और ब्लैक पीपल मेजॉरिटी में थे, तो इनको डर था. इन्होंने क्या किया कि वाइट दो माइनॉरिटी में थे फिर भी इन्होंने ये क्या कहते हैं ब्रिटिश के साथ हाथ मिला के इन्होंने एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम इरेक्ट किया. इरेक्ट मतलब खड़ा किया, जो दुनिया का सबसे खराब सिस्टम था जिसको बोलते हैं अपार्टाइड. ठीक है, इन्होंने ब्लैक पीपल को बहुत ही ज़्यादा ऑप्रेस किया 3 सेंचुरीज तक. ओके, बट ये सिस्टम डिसमेंटल किसने किया, नेल्सन मंडेला ने अपनी रिजिलियंस से. ही टुक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स. फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, टूटे नहीं, पर्सिवेरेंस से होते हैं गिव अप नहीं किया उन्होंने. ठीक है, और उनके साथ बहुत सारे लोगों ने, जो अब अभी हम चैप्टर में पढ़ेंगे. ये डिसमेंटल हुआ था ये अपार्टाइड सिस्टम 1994 में, जब फर्स्ट मल्टी रेशियल इलेक्शंस हुए थे और इसमें नेल्सन मंडेला जो थे वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे और इन्होंने 252 सीट्स जीती थी 400 सीट्स में से. ठीक है, अब हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं. ओके, यहाँ पर मैं ना अगर ऐसे वन लाइन पढ़ के अगर आपको समझाने लगूँ ना तो दिस वीडियो विल टेक लाइक लॉन्ग टाइम, है ना. इससे बेटर है कि मैं आपको ऐसे ही समझा दूँगी लेकिन ये चैप्टर आपको बहुत इजीली समझ में आएगा. ठीक है, मेरे को पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं नेल्सन मंडेला जो है वो चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है ना, बोरिंग है, समझ नहीं आ रहा है या इंटरेस्ट ही नहीं लिया. पर आपको ये डेफिनेटली इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपको समझ आएगा क्योंकि मैं हर एक एक्सप्रेशन को क्लियर करूँगी, वर्ड को जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, और ये आपको समझ में आ जाएगा ईजीली. और ये चैप्टर ना बोर्ड एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से तैयार करना. आरटीसी यहाँ से आ जाएगी, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो आते हैं वो डेफिनेटली यहाँ से आती है. एक
आती ही आती है, एंड अगर उसे वो नहीं आएगी तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सो मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगी कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। 10th में जो था वो दिन था 1994 का, जब जो सूरज निकला था ना, उसने काले बादलों को दूर कर दिया था, ठीक है। डॉन का मतलब होता है बिगेन। डॉन का मतलब होता है जब पहली सूरज की रे जो होती है वो धरती पे पड़ती है, अर्थ पे पड़ती है। तो 10th मई का डे ब्राइट और क्लियर क्यों कहा था? उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि वो जो काले बादल थे वो हट गए थे, अब वहाँ पे किसी भी की भी सुप्रीमेसी नहीं थी, अब वो एक डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट का इंस्टॉलेशन डे था, ठीक है। बहुत सारे दिनों से फॉर द पास्ट डेज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा खुश था, खुशी से मतलब घिरा हुआ था। प्लेजेंटली बिसीज्ड मतलब खुशी से घिरा हुआ था। डिग्निटरीज मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, और जो वर्ल्ड लीडर्स थे जो आए थे वहाँ पर हमारे धरती पर, साउथ अफ्रीका की सॉइल पर इनॉग्रेशन के लिए, ठीक है, अपनी रिस्पेक्ट देने के लिए, मतलब ऑनर करने के लिए उस चीज़ को, ठीक है। इनॉग्रेशन जो था वो लार्जेस्ट गैदरिंग था इंटरनेशनल लीडर्स की साउथ अफ्रीका की लैंड पर। सेरेमनी जो थी वो कहाँ पर हुई थी? वो एक लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में हुई थी, जो फॉर्म की थी बाय यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया। एम्फी थिएटर का मतलब होता है जैसे कि एक स्टेडियम होता है, ओपन एयर वेन्यू, ठीक है, जहाँ पे ऑडियंस बैठती है स्टैंड्स पे, है ना, टीयर्स होते हैं, ठीक है। टीयर्स मतलब लेवल्स होते हैं, है ना। तो एक ओपन एयर थिएटर था, एम्फी थिएटर को ओपन एयर थिएटर बोलते हैं। सैंडस्टोन का मतलब होता है और ये एक रोमन और ग्रीक आर्किटेक्चर की तरह था, ओपन और सर्कुलर बिल्डिंग कह सकते हैं, जिसमें एक सेंट्रल स्पेस होता है, ठीक है, और स्पेक्टेटर्स के लिए जैसे मैंने बोला टीयर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सैंडस्टोन का मतलब है जैसे कि कोई रेड, येलो या ब्राउन कलर का सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। उस पत्थर से बना हुआ यूनियन बिल्डिंग्स का एक पार्ट था, प्रेटोरिया सिटी में हो रहा था। बहुत दशकों तक, डेकेड्स का मतलब होता है दशक मतलब 10 ईयर का है, एक डेकेड होता है, ठीक है। तो वाइट ने सुप्रीमेसी की थी। सुप्रीमेसी मतलब डोमिनेट किया था लैंड को, ऑप्रेस किया था डार्क स्किन पीपल को। आज क्या देखने को मिल रहा था वहां पर नेल्सन मंडेला को? रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। मतलब यहाँ पर अब कोई ऐसा नहीं था कि सिर्फ वाइट लोग ही दिखेंगे, अब वाइट सुप्रीमेसी खत्म हो चुकी थी, अब सारे लोग इकट्ठे बैठे थे, तभी उन्होंने इसको रेनबो गैदरिंग किया। जब आप रेनबो को देखते हो तो आपको बहुत अच्छा फील होता है ना, आपको कलरफुल लगता है ना, ऐसे फ्लेम्बॉयंस थी उस दिन, ऐसे ही मतलब एक आंखों को जो बहुत अच्छी साइट सी लगती है ना, तो रेनबो साइट सबसे बेस्ट साइट होती है। तो वहाँ पे कोई भी कलर का डिफ्रेंसिएशन नहीं था, सब लोग बैठे हुए थे वहाँ पे, बहुत सारे नेशन से आए हुए थे, ठीक है। क्यों आए हुए थे? क्योंकि आज इंस्टॉल हो रही थी साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक आपको पता है, जो लोगों के हमारी तरफ से, मतलब जब हम एक अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, ठीक है, सो रूल्ड बाय पीपल एंड फॉर द पीपल, करेक्ट। तो उस लवली ऑटम डे पे उनके साथ कौन थी? उनकी डॉटर जिनानी थी, एकम्पनीड होता है, उनके साथ गई थी ऑन द पोडियम। पोडियम मतलब स्टेज पर। अब मैं जो वर्ड को स्ट्रेस कर रही हूँ, एम्फेसाइज कर रही हूँ, जैसे पोडियम हो गया, प्लेजेंटली बिसीच्ड हो गया, ये वर्ड्स आपने ना लिख लेने हैं। आप हमेशा अपना नोटबुक साथ में रखना ताकि आप डिफिकल्ट वर्ड्स लिख सको, ओके। प्लेजेंटली बिसीच्ड का मतलब खुशी से घिरा होना, सराउंडेड होना बाय द वर्ल्ड लीडर्स और डिग्निटरीज। क्यों खुश थे? पहली बार साउथ अफ्रीका में काफ़ी सेंचुरीज बाद, 3 सेंचुरीज बाद आए थे सब लोग, क्योंकि इन्होंने ना क्या किया था, आउटलॉ कर दिया था साउथ अफ्रीका को फॉर अपार्टाइड सिस्टम। अपार्टाइड सिस्टम जो बहुत ही खराब सिस्टम है, उस चक्कर में सारों ने इनको आउटलॉ कर दिया था साउथ अफ्रीका को। तो आज सारी जगह से आए थे सब लोग, ठीक है। तो यहाँ पे उनकी डॉटर उनके साथ थी। स्टेडियम में सबसे पहले जो थर्ड इन कमांड थे, मतलब सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट जो थे मिस्टर डी क्लर्क, उन्होंने शपथ लिया। स्वॉन मतलब शपथ लेना, ठीक है। देन थाबो अम्बेकी, उन्होंने शपथ लिया, जो कि सेकंड इन कमांड थे, फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। और उसके बाद इन्होंने कहा मेरी टर्न आई। मेरी टर्न मतलब यहाँ पे नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से ली गई है। उनकी ऑटोबायोग्राफी में से एक एक्सट्रैक्ट है इनॉग्रेशन का, वहाँ से लिया गया है ये, है ना। तो वो अपनी बात ही बता रहे हैं, अपनी फीलिंग्स ही, अपने ही इमोशंस बता रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि मैंने प्लेज किया, जब मेरी बारी आई तो मैं पोडियम पे, स्टेज पे गया, तो मैंने प्लेज किया, प्रॉमिस किया, कमिटमेंट किया कि मैं ओबे करूंगा और अपहोल्ड मतलब मेंटेन करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन को, और डिवोट करूंगा अपनी लाइफ को, अपने अपने आप को डिवोट करूंगा। डिवोशन आपको पता है पैशन से भी बड़ा वर्ड होता है, ठीक है। वेलबींग ऑफ द कंट्री एंड इट्स पीपल। तो ये नेल्सन मंडेला के वर्ड्स थे कि आज से मैं ओबे करूंगा और मेंटेन करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन को, और अपने लोगों के लिए, अपनी कंट्री के अच्छे हित के लिए खड़ा रहूंगा, ठीक है।
और असेंबल्ड गेस्ट, असेंबल्ड मतलब गैदर्ड, जो वहाँ पे इकट्ठा हुए थे और जो वर्ल्ड उनको देख रहा था ठीक है, वो उनको उन्होंने बोला कि आज हम यहाँ पर अपनी प्रेजेंस से कन्फर का मतलब होता है दे रहे हैं, ग्रांट कर रहे हैं, गिव कर रहे हैं ग्लोरी. ग्लोरी इज काइंड ऑफ लाइक अ वंडरफुल थिंग, अ वंडरफुल फीलिंग, है ना. तो हम अपनी ऑनर दे रहे हैं, ये भी कह सकते हो आप, ऑनर कर रहे हो, ग्रांट कर रहे हो ऑनर एंड होप, और एक ऐसे पॉजिटिव होप दे रहे हैं जो न्यूबॉर्न लिबर्टी है, न्यूबॉर्न फ्रीडम को. ठीक है, आज हम अपनी प्रेजेंस से, वो कह रहे हैं आज आप जो सब लोग आए हो ना, उनको ग्रेट मतलब उनको थैंक करना चाह रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आज आपने हमें मतलब दिया है, एक ऑनर दिया है यहाँ आके, और बताया है कि न्यूबॉर्न लिबर्टी के साथ हो आप. ठीक है, जो हमने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, अपार्टाइड, जो एक बड़ा खराब सा सिस्टम था जिसमें मतलब ह्यूमंस को इतना ऑप्रेस किया गया था, ऑप्रेस मतलब उनको परेशान किया गया था, क्रूअल ट्रीटमेंट दिया गया था, जो इतने सालों तक चला था. आज एक ऐसी सोसाइटी ने जन्म लिया है जिसको ह्यूमैनिटी हमेशा सल्यूट करेगी, है ना. तो कहते हैं हम जो आउटलॉज थे नॉट सो लॉन्ग अगो, थोड़े दिन पहले की बात है कि हम लोगों को कोई पूछ भी नहीं रहा था, है ना, कोई नेशन पूछ भी नहीं रहा था. आज हम होस्ट कर रहे हैं, हमें रेयर प्रिविलेज मिल रहा है. प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, एक काइंड ऑफ बेनिफिट, एक तरह की ब्लेसिंग है ये, है ना, कि जिनको पूछ भी नहीं रहे थे, जिनको आउटलॉ कर दिया था, मतलब जिनके साथ रिलेशनशिप ब्रेक कर लिए थे, पॉलिटिकल रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ अपार्टाइड सिस्टम. ठीक है, तो उन्होंने कहा आज हमें होस्ट करने का मौका मिल रहा है, मतलब आज हमारी धरती पे सब लोग आए हैं, है ना. तो वी थैंक ऑल ऑफ, हम सारे डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स को, डिस्टिंग्विश्ड होता है वही जो बहुत ही वीवीआईपीज हैं, जो रिस्पेक्टेड लीडर्स हैं, ऑनरेबल पीपल हैं, उन सबको थैंक यू करता हूँ कि आप यहाँ पर आए हो विद द पीपल ऑफ माई कंट्री, हमारी कंट्री, माई नहीं बोलते, वो हर कंट्री बोलते हैं. आफ्टर ऑल क्योंकि ये सबकी जीत है, आप यहाँ पे अपनी प्रेजेंस से बता रहे हो, ये कॉमन विक्ट्री है. कॉमन विक्ट्री, ये लाइन याद रखना, प्लीज अंडरलाइन कर लेना, ये कॉमन विक्ट्री है जस्टिस की, क्योंकि ऑब्वियसली सबके साथ जस्टिस हुआ है. ऐसा नहीं कि अपार्टाइड सिर्फ साउथ अफ्रीका में हुआ था, बाकी कुछ जगह पर भी हुआ था. ठीक है, पर यहाँ पे स्टोरी हम नेल्सन मंडेला की पढ़ रहे हैं तो यहीं पर ही रहते हैं. फॉर पीस, अब शांति बनी रहेगी और ह्यूमन डिग्निटी मतलब रिस्पेक्ट बनी रहेगी. तो ये कॉमन विक्ट्री है जस्टिस की, पीस की और ह्यूमन डिग्निटी मतलब रिस्पेक्ट की. हमने एट लास्ट अचीव कर ली है अपनी पॉलिटिकल इमेंसिपेशन. इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम लीगल, सोशल और पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस, एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन इसको अंडरलाइन करना, क्यों और यहाँ मतलब ये बोल रहे हैं कि आज आखिरकार फाइनली हमने एक ऐसा फ्रीडम पा लिया है जिसमें अब कभी भी किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं होएगा. कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई इन्फीरियर नहीं है, कोई सुपीरियर नहीं है, कोई ब्लैक नहीं है, कोई वाइट नहीं है, सब लोग इक्वल है, सब लोगों को ह्यूमनली ट्रीटमेंट मिलेगा. और यहाँ इसीलिए ये एक इमेंसिपेशन है, ऐसा वर्ड यूज किया गया है कि अब कोई लीगली सब इक्वल है, सोशली सब इक्वल है, पॉलिटिकली सबको स्टेटस मिलेगा, सबको राइट टू वोट है और सबको जॉब मिलेगा, सबको मतलब ऑब्वियसली जितनी भी चीज़ें हैं मतलब सबको इक्वल दी जाएंगी. ठीक है, तो अब उन्होंने कहा वी, यहाँ पे उन्होंने वी बोला, आई नहीं बोला, याद रखना. वी का मतलब है कि हम मीन्स नेल्सन मंडेला एंड द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, हम लोग प्लेज करते हैं कि हम के लिबरेट करेंगे, मतलब फ्री करेंगे सारे लोगों को फ्रॉम द कॉन्टिन्यूअस बॉन्डेज ऑफ मतलब जो स्लेवरी थी, पॉवर्टी थी, गरीबी से, किसी भी तरह की डेप्रिवेशन मतलब किसी भी तरह की लैक ऑफ समथिंग, जो भी कमी थी उससे निकालेंगे बाहर, सफरिंग से, जेंडर या किसी भी तरह का अदर डिस्क्रिमिनेशन मतलब किसी भी तरह का डिफ्रेंसिएशन अब इस धरती पे, साउथ अफ्रीका की धरती पे कभी भी नहीं होगा. ठीक है, तो वो लिबरेट मतलब फ्री करेंगे स्लेवरी से, किसी भी तरह के डेप्रिवेशन से, जैसे मैंने बताया कि लैक ऑफ समथिंग मतलब बेसिक नेसेसिटीज अगर किसी को नहीं मिल रही है वो भी मिलेगी. ठीक है, उन्होंने कहा नेवर नेवर एंड नेवर, नेवर नेवर एंड नेवर 3 बार रिपीट किया, मतलब एम्फेसाइज किया है कि कभी भी आज के बाद, उनके इमोशन समझो कितने, जब से वो पैदा हुए थे ना, और अभी वो 80 ईयर्स के हैं जब वो प्रेसिडेंट बने हैं. ठीक है, जब वो प्रेसिडेंट बने थे 80 ईयर्स के थे, तो तब तक उन्होंने क्या देखा, यही बॉन्डेज देखी, डेप्रिवेशन देखी, डिस्क्रिमिनेशन देखा. वो फ्री नहीं थे बिकॉज ही वॉज अ डार्क स्किन पर्सन. ठीक है, तो तभी वो बोल रहे कि आज के बाद कभी भी इस ब्यूटीफुल लैंड पे, मतलब जब आप प्यार करते हो ना अपनी लैंड से तो आप ऐसे ही बोलते हो,
तो वो कहते कभी भी यहाँ पे ऑपरेशन नहीं होगा। ऑपरेशन का मतलब होता है कोई भी क्रूअल ट्रीटमेंट नहीं होगा, कोई भी ऊपर कोई सुपीरियर नहीं होएगा, कोई इंफीरियर नहीं होएगा, यहाँ पे सब इक्वल होंगे, ठीक है। सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। कहते आज का दिन जो है ना वो बहुत सारा ब्राइटनेस लेके आया है, बहुत सारा एक वंडरफुल अमेजिंग, और आप कह लो कि एक ऐसा दिन लेके आया जो हमेशा से वो चाहते थे। तो ग्लोरियस का मतलब होता है वंडरफुल, एक ह्यूमन की एक इंसान, मतलब सबकी जीत है, सिर्फ हमारी साउथ अफ्रीका की जीत नहीं है। आई थिंक जब उन्होंने ये वॉइस रेज की, ओपिनियन रेज की, और इस के अपार्टाइड के खिलाफ लड़ी, तो ये डेफिनेटली जब उनको जो चाहिए था माइलस्टोन भी नहीं, ये तो सबसे बड़ा गोल था, ये जो विजन थी, उन्होंने अपनी विजन अचीव की थी, तो डेफिनेटली ये बहुत ही वंडरफुल था और ह्यूमन अचीवमेंट थी। अब उन्होंने कहा कि लेट फ्रीडम रेन का मतलब पता है रूल, फ्रीडम ही यहाँ पर अब रूल करेगी। अब यहाँ पे कोई बंदा रूल नहीं करेगा कि कोई वाइट ब्लैक रूल नहीं करेंगे, सब फ्रीडम ही रूल करेगी। गॉड ब्लेस अफ्रीका, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, उसके बाद क्या हुआ कि ऑब्वियसली वहाँ पर एक सेरेमनी चल रही थी, इनॉग्रेशन डे था, तो कुछ तो वहाँ पे इवेंट्स होने थे ना। तो फ्यू मोमेंट्स, थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि सबने अपनी आंखें ऊपर की, लिफ्टेड आर आइज मतलब आंखें ऊपर की, तो इन ऑ मीन्स दे वर अमेज्ड, सरप्राइज्ड हो गए थे देख के एक स्पेक्टेकुलर एरे होता है डिस्प्ले इन अ ब्यूटीफुल आई कैचिंग, मतलब एक बहुत ही आई कैचिंग सा नज़ारा हो रहा था वहाँ पर। एरे मतलब होता है डिस्प्ले, कुछ ऐसा शो हो रहा था, डिस्प्ले हो रहा था, शो हो रहा था, जो बहुत ही अमेजिंग था, है ना। साउथ अफ्रीकन के जो जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, और ट्रूप कैरियर्स होते हैं, जो एयरक्राफ्ट होता है जिसमें सोल्जर्स होते हैं, है ना। तो वो सब क्या कर रहे थे, यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर से परफेक्ट फॉर्मेशन में, मतलब बहुत प्रिसीजन से, पिन पॉइंट प्रिसीजन से उड़ रहे थे, ठीक है। ये सिर्फ अपनी पिन पॉइंट प्रिसीजन नहीं दिखा रहे थे, मतलब अपनी परफेक्शन नहीं दिखा रहे थे कि हम अपने काम में कितने अच्छे हैं, और मिलिट्री फोर्स ये सब नहीं बता रहे थे कि हमारे पास पावर कितनी है, बट वो ये डेमोन्स्ट्रेट, मतलब वो ये शो कर रहे थे कि हम आपके लिए ये जो डेमोक्रेटिक आज गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई है, हम इसके लिए लॉयल रहेंगे, ठीक है। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, एक ऐसी गवर्नमेंट जो फ्रीली मतलब लोगों की मर्जी से और फेयरली, इक्वालिटी से और इक्विटी से इलेक्ट हुई है, ठीक है। उससे पहले, ये जेट से पहले क्या हुआ था, कुछ मोमेंट्स पहले हाईएस्ट जनरल्स जो थे ना, जो साउथ अफ्रीकन के डिफेंस फोर्स के थे और या पुलिस के थे, तो फोर्सेस ने क्या किया था, फोर्सेस क्या करती हैं, मार्च करती है ना, तो वो परेड करती हैं। तो वो जो परेड कर रहे थे उनकी चेस्ट पे बीडेक्ट का मतलब होता है डेकोरेटेड, उनके जहाँ पे जो मेडल्स लगे हुए थे, रिबन्स लगे हुए थे, है ना, उन्होंने मुझे सल्यूट किया और उन्होंने प्लेज मतलब कमिटमेंट दिया कि वो अपनी लॉयल्टी इस गवर्नमेंट के लिए करेंगे। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल का मतलब होता है मैं अवेयर था, उस दिन मैं अवेयर था, आई वॉज अवेयर ऑफ, नॉट अनमाइंडफुल, आई वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट, मुझे भूला नहीं था, मैं नहीं भूला था उस दिन को कि कुछ सालों पहले यही लोग थे जिन्होंने मुझे अरेस्ट किया था, ठीक है। उसके बाद फाइनली क्या हुआ था इवेंट में, एक शेवरॉन का होता है वी शेप में इम्पाला जेट्स, पीछे से उन्होंने स्मोक ट्रेल छोड़ा था। स्मोक ट्रेल होता है जो विजिबल सी आपको स्मोक दिखती है ना जब ऊपर से जेट्स जा रहे होते हैं, या आपने कभी देखा होगा, तो वो स्मोक छोड़ रहे थे, एयरक्राफ्ट स्मोक छोड़ रहे थे साउथ अफ्रीका के नए फ्लैग के कलर्स की, ठीक है। इम्पाला जेट्स शेवरॉन मतलब वी शेप में उड़ रहे थे और पीछे से स्मोक छोड़ रहे थे साउथ अफ्रीकन के न्यू फ्लैग की। साउथ अफ्रीका के न्यू फ्लैग का कलर था B2G2R, ये मैंने ऐसे वैसे वो बना लिया ताकि आपको याद रहे। B2G2 मतलब ब्लैक ब्लू, कहते हैं ना ब्लैक ब्लू कर दूंगा, ऐसे याद रख लेना, ब्लैक ब्लू, ग्रीन गोल्ड एंड रेड, ये कलर का अब नया फ्लैग था। इस डे को सिंबलाइज किया गया था मेरे लिए, मतलब फॉर मी, मेरे लिए ये डे की जो सिंबल थी ना, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल था वो ये था कि 2 नेशनल एंथम्स गाए गए थे। अभी क्वेश्चन अगर किसी ने पूछ लिया कि 2 नेशनल एंथम्स क्यों गाए गए थे, वो इसलिए गाए गए थे क्योंकि वो डे था जिस डे एक डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट जो सबके लिए इक्वल है ना, जिसमें कोई रेसिस का कोई भी आपका कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है ना, तो ऐसी एक गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी उस दिन। तो दोनों का, क्योंकि वाइट लोगों को थोड़ी पता था, वाइट लोगों ने अपना एक एंथम बनाया था अपनी विजन का, क्योंकि वो बड़े क्या उन्होंने डिप्राइव किया था और डिस्क्रिमिनेट करा था ब्लैक पीपल को, ठीक है।
डोमिनेट किया था, सुप्रीमेसी रखी थी। तो जो वाइट का विजन था उनका था नकोसी सिकेल आई अफ्रीका, इसमें भी आई आ रहा है, मैं, है ना। और ब्लैक जो डार्क स्किन पीपल थे उनका था डायस्टेम, ये याद रखना, ठीक है, कि मरते दम तक मतलब अपनी रूट नहीं छोड़ेंगे। देखो उसमें ही आ रहा है ना। ओल्ड एंथम था ये उनकी कंट्री का, ओल्ड एंथम, जो ब्लैक ने याद करके रखा था, वाइट्स ने अपना ही बना लिया था। ऑल्दो उस दिन को वो कह रहे कि किसी को भी याद नहीं थे एंथम के लिरिक्स, है ना। वन लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, मतलब वाइट पीपल डिस्पाइज मतलब हेट करते थे रिपब्लिक के एंथम को, और दोनों को याद नहीं था, पर कहते सून उनको याद हो जाएगा, ठीक है, सून उनको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्वालिटी क्रिएट करने के लिए उस दिन ये दोनों गाए गए। और सेकंड ये था कि उनको ओल्ड रिपब्लिक याद नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी विजन को मतलब सुप्रीमेसी को रखने के लिए उन्होंने अपना ही एंथम बना लिया था। उस डे पे, इनॉग्रेशन के डे पे, आई वॉज ओवरवेल्म्ड होता है कि व्हेन यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर इमोशंस, आप इमोशन से भर जाते हो बहुत ज़्यादा, है ना, यू आर ब्रिमिंग विद इमोशंस, ठीक है। उस दिन मैं ना मेरे को हिस्ट्री याद आ रही थी, ठीक है, वो मंडेला, मेरे को नहीं, मंडेला को, सर मंडेला को, फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब 1901 से 1910 तक, है ना। फ्यू ईयर्स हुए थे जब मैंने एंग्लो बोर वॉर का आपको बताया था, एंग्लो ब्रिटिश बोर मतलब फार्मर्स, इनकी वॉर हुई थी मेरे बर्थ से पहले, नेल्सन मंडेला के बर्थ से पहले, जब वाइट स्किन पीपल ने पैचअप कर लिए थे अपने डिफरेंसेस मतलब ब्रिटिशर्स के साथ, और एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया था, इरेक्ट मतलब खड़ा करना, ठीक है, बिल्ड करना, कंस्ट्रक्ट करना, ओके। एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया था जो रेशियल डोमिनेशन का था। रेशियल डोमिनेशन ऐसा नहीं कि अफ्रीका में सिर्फ इनकी वजह से आई थी, रेशियल डोमिनेशन अफ्रीका में काफ़ी टाइम पहले से थी, लेकिन इनकी वजह से एग्रेवेट हो गई थी, बढ़ गई थी, अत्याचार बढ़ गया था। आपको मैंने बताया कि ये डिवाइड एंड रूल का काफ़ी टाइम से चलता ही आ रहा है ना। तो यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट कर दिया था अगेंस्ट देयर ओन पीपल हु वर डार्क स्किन पीपल, ठीक है। एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया था जो कि सबसे ज़्यादा हार्शेस्ट था, सबसे ज़्यादा क्रूअल था, अत्याचारी, है ना, सबसे ज़्यादा इंसानियत तो थी ही नहीं उसमें, इन ह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। नाउ लास्ट डेकेड आ गया 20th सेंचुरी का, 1994 की बात हो रही है ना। 1991 से लेके अब वो लगा लो कि जो 2000 तक है, 1994 में 20th सेंचुरी, जब मैं भी 80 साल का हो गया हूँ, उस टाइम मैंने बताया था ना कि नेल्सन मंडेला खुद 80 साल के थे, ये सिस्टम जो है हमेशा के लिए ओवरटर्न हो गया, ओवरटर्न मतलब रिवर्स हो गया, ठीक है, रिवर्स हो गया हमेशा के लिए, और इसने रिप्लेस कर लिया है ऐसे ऐसे एक सिस्टम को, बाय वन मतलब ऐसे एक सिस्टम को जो रिकग्नाइज करता है, जो पहचानेगा और देगा राइट्स एंड फ्रीडम सब पीपल को रिगार्डलेस ऑफ एनी कलर, ठीक है। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द, ये जो दिन आया है ना, ये आया है बहुत ही अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस से, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते ऐसे सेक्रीफाइसेस बहुत सारे हजारों लोगों ने दिए हैं, मेरे लोगों ने जिनकी सफरिंग और करेज जो थी ना, उनका कभी भी चुकाया नहीं जा सकता, काउंटेड और रिपीट, मतलब उनकी सफरिंग जो उन्होंने सहा है, उनके साहस, उनकी करेज को कभी भी आप रीपे जैसे बोलते हैं एहसान चुका देंगे, आप नहीं चुका सकते, क्योंकि उन्होंने कोई एहसान नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ एक विजन के लिए, एक आइडिया के लिए कि हम फ्री होंगे कभी, अपनी जान तक दे दी थी, है ना। तो उनसे बड़ा पैट्रियट कौन होएगा। आई फेल्ट, नेल्सन मंडेला को फील हुआ कि उस दिन जैसे काफ़ी दिनों को और भी बाकी दिन ऐसा वो सोचते थे, और उस दिन भी उन्होंने सोचा, उनको फील हुआ कि मैं जो हूँ ना, आई एम सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, कि जितने लोग थे ना, आज ना वो है नहीं है जिनके साथ उन्होंने मतलब ये लड़ाई लड़ी थी, आज वो इस दुनिया में नहीं है। वो कहते मैं तो उनका सिर्फ क्रक्स हूँ, मतलब मैं अकेला कुछ नहीं कर पाया, एक टीम वर्क था, है ना। और कह रहे दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है जो वो पैट्रियट्स थे ना, जो इन्होंने सैक्रिफाइस किया था, है ना, वो उनके साथ भी थे, और वो सब तो इस दुनिया में है नहीं है, लेकिन नेल्सन मंडेला है, नेल्सन मंडेला उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और आज जो ओवरटर्न हुआ है, हमेशा के लिए बदल गया है, रिवर्स हो गया है, अपार्टाइड सिस्टम खत्म हो गया है, तो आज भी जो शुरू हो रहा है वो मेरे से शुरू हो रहा है। तो वो लाइन मतलब मेरे से खत्म भी हुई है, मतलब और शुरू भी हुई है, मैं ही एंड हूँ, मैं ही बिगिनिंग हूँ, और उन लोगों को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ओके। उन लोगों को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। नोबल लाइन समझते हो ना, नोबल पीपल, जिन्होंने, जो बहुत ही दयालु होते हैं, काइंड होते हैं, मतलब जो किसी
सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए, सेल्फिश मोटिव के लिए कुछ नहीं करते, वो करते हैं कुछ लोगों को देने के लिए। लोगों की खुशी में उनको खुशी मिलती है। ऐसे नहीं जो वाइट पीपल थे, है ना। आई वॉज पेन, कहते मुझे बहुत ही ज़्यादा फील हो रहा था, मतलब मुझे दुख हो रहा था कि मैं उनको थैंक नहीं कर पा रहा हूँ आज। देवर नॉट एबल, आज वो देख नहीं पा रहे हैं कि उनकी सेक्रीफाइसेस ने क्या अचीव किया है। रॉट का मतलब क्या दिन लेके आए हैं वो, है ना, क्या उन्होंने सक्सेस, उनको उनके विजन को सक्सेस मिली है। सक्सेस, द पॉलिसी ऑफ अपार्टाइड, ये अपार्टाइड की पॉलिसी ने ना, दो हम आज जीत तो गए हैं ऑब्वियसली, है ना, फ्रीडम तो मिली है, लेकिन उसने ना एक बहुत ही डीप और लास्टिंग वूंड, वूंड होता है जख्म, मेरे कंट्री और मेरे पीपल पर डाल दिया है ना। वो कहते कि हमने बहुत सारे ईयर्स, इफ नॉट जनरेशन, हमें लग जाएंगे, हमें बहुत सारे साल, अगर मैं कहूँ कि जनरेशन तो नहीं, बहुत सारे साल लग जाएंगे इस प्रोफाउंड मतलब डीप हर्ट जो हमें मतलब बहुत ज़्यादा घाव दिए हैं उनसे बाहर निकलने में, है ना। पर ये जो डेकेड्स थी ना ऑपरेशन की, ऑपरेशन और ब्रुटैलिटी की, ब्रुटैलिटी होता है क्रूएलिटी, है ना, ये अत्याचार की जो डेकेड्स थी, मतलब जो दशक हमने इतना सहा है ना, इसमें ना एक अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट था। अनइंटेंडेड मतलब नॉट प्लान्ड, नॉट थॉट ऑफ, जो किसी ने सोचा ही नहीं था, है ना। अनइंटेंडेड प्लीज लिख लेना, थॉट ऑफ, जो उन्होंने, नॉट थॉट ऑफ, जो उन्होंने सोचा ही नहीं था। ऐसा इफेक्ट हुआ कि उसने उस ब्रुटैलिटी ने, जैसे कहते हैं ना कि जब आप गोल्ड कैसे बनता है ना, गोल्ड को आप आग में पिघलाते हो, है ना। और अगर मैं बात करूँ स्टैचू कैसे बनता है, कहते हैं ना कि अगर जैसे कार्व करते हैं, शिजल करते हैं, है ना, जब शिजल करते हैं, एक शिजल टूल होता है, जैसे मतलब ऐसे हैमर से ठोक ठोक के वो करते हैं, शेप बनाते हैं। तो जो पत्थर वो होता है, जो कहते हैं एक पत्थर जो कमज़ोर था वो टूट गया, और एक पत्थर जो चोट खा खा के भगवान बन गया, है ना। ऐसे कुछ कोट है ना, ऐसा कुछ सेइंग है। तो मेरा कहने का यहाँ पे मतलब है कि इतनी चोट खा के ही हीरा बनता है, इतनी चोट चोट खा के सोना बनता है, और इतनी चोट खा के ही शायद एक इंसान जो है ना वो बहुत ही करेजियस बन जाता है ना। आपकी लाइफ में भी होता है, ऑब्वियसली मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे, ऐसे इवेंट्स हुए होंगे जिसमें से हम सीख सकते हैं। फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। यहाँ पे फेलियर्स नहीं था, यहाँ पे रिजिलियंस था, कि रिजिलियंस जो है वो इतनी, उन्होंने गिव अप नहीं किया, इतने अत्याचार सह के भी गिव अप नहीं किया, और एक ऐसे दिन को वो लेके आए टीम वर्क करके, जो जिंदगी में मतलब कोई सोच भी नहीं सकता, है ना, इतना अनइमेजिनेबल, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतने सेक्रीफाइसेस उन्होंने किए थे। तो वो ये कह रहे कि ऐसा अनइंटेंडेड इफेक्ट आया, जिसने प्रोवाइड किए, जिसने प्रोड्यूस किए ऐसे लोग जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेजियस थे, बहुत ही ज़्यादा करेजियस थे। उनके नाम उन्होंने दिए हैं, एक दो नाम आप याद कर सकते हो, जैसे कि ओलिवर टैम्बूज, द वॉल्टर सिजलर्स, द चीफ लिटलर्स, द यूसुफ डैडूस, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट सुबकोव ऑफ आवर टाइम, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity। वो बहुत बुद्धिमान थे, विजडम मतलब बुद्धिमान थे, सजेशियस थे, उनमें बहुत ज़्यादा रिजिलियंस थी, करेज था, जनरॉसिटी, बहुत काइंड थे, मतलब वो अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, वो दुनिया मतलब अपने जैसे लोगों के लिए लड़ रहे थे, फ्रीडम के लिए। दैट दे आर लाइक मे, उनके जैसा कभी वो कहते आ नहीं सकते, उनके जैसे लोग कभी दोबारा आ नहीं सकते इस धरती पे, है ना। परहैप्स कहते शायद, परहैप्स मतलब शायद, ऐसे ऐसे कैरेक्टर वाले मतलब लोग, कैरेक्टर वाले के कैरेक्टर कभी लेस या मोर नहीं होता, कैरेक्टर में आपके कुछ ट्रेट्स होते हैं। कहते इस तरह के मजबूत कैरेक्टर वाले, इतने ऊंचे कैरेक्टर वाले लोग जो है ना, शायद वो ऐसे सोना जैसे बनता है ना आग में तप तप के, शायद वो ऐसे ही क्रुएलिटी से बनते हैं। जैसे अगर हम अपनी लाइफ में ना, हम कभी भी हारते नहीं है, वी नेवर लूज, वी आइदर विन और वी लर्न अ लेसन, है ना, ऐसा बोलते हैं। तो अगर आप लाइफ में बहुत सारे, आपको लगता है डार्क टाइम है, आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो डेफिनेटली भगवान आपको वो वाला स्टोन बना रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा। वो नहीं जो बिखर जाएगा, वो जो डेफिनेटली बनेगा। आपने ना 9th क्लास में एक पोएम पढ़ी होगी, विंड। तो विंड में भी यही एग्जाम्पल दिया गया था कि विंड जो जैसे एक कैंडल वाला जो फ्लेम होता है, उसको आप छोटे से ब्लो से ब्लो आउट कर सकते हो, थोड़ी सी फूंक मारोगे बुझ जाएगी, है ना। लेकिन जो जंगल की आग होती है उसको हवा जो है वो और ज़्यादा बढ़ाती है। तो इतना ही स्ट्रांग हमें बनना है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे वो स्ट्रांग थे। मेरी कंट्री, उन्होंने कहा कि रिच है मिनरल्स में और जेम्स में, जो हमारी धरती के नीचे हैं। लाए मतलब बिनीथ मतलब अंडर है इस हमारी लैंड के। और लेकिन मैं जो
एक ग्रेटेस्ट वेल्थ, जो मेरी सबसे ग्रेटेस्ट वेल्थ है वो मेरे पीपल हैं। ये भी याद रखना कि उन्होंने कहा था कि मेरी ग्रेटेस्ट वेल्थ जो है वो हमारे लोग हैं, जो फाइनर हैं, जो बहुत ही बेटर हैं, वंडरफुल हैं, और जो सच्चे हैं, प्योर डायमंड से भी प्योर है वो, ठीक है। इन्हीं कॉमरेड्स से, कॉमरेड्स मतलब साथी, साथी है ना, साथी जो उनके जेल में थे, उनके साथ 27 ईयर्स टू 30 ईयर्स, मतलब 30 ईयर्स शायद उन्होंने जेल में बिताए हैं, ठीक है। और उन्होंने कहा इन्हीं साथियों से मैंने अपने स्ट्रगल टाइम में मैंने सीखा कि करेज का मतलब क्या है। मेरे को ये सबसे अच्छी कोट लगती है। मैं आपको सच बताऊं, मुझे कोट्स वैसे समझ नहीं आती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कोट्स कॉन्ट्रडिक्टरी होती है, मतलब जो भी आप बोलो वो उसके मतलब से कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्ट कर जाती है। बट नेल्सन मंडेला की कोट्स ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा सजेशियस इंसान थे वो, इतना थॉट प्रोसेस क्लियर है ना कि उन्होंने जो कोट बनाई है वो बहुत अच्छी लगती है मुझे, और ऐसा लगता है कि डेफिनेटली इट हैज़ अ प्रोफाउंड मीनिंग, बहुत डीप मीनिंग है। तो टाइम एंड अगेन कहते, मैंने देखा, बहुत टाइम एंड अगेन होता है बार बार, देखा कि मेन और वुमेन अपनी लाइफ को रिस्क पे डाल रहे थे और अपनी लाइफ गिव अप कर, मतलब दे सेक्रीफाइस कर रहे थे सिर्फ एक आइडिया के लिए। आइडिया मतलब एक विजन थी कि हमें फ्रीडम चाहिए। अब ये थोड़े पता था मिलेगी कि नहीं, है ना। कहते लेकिन हाँ, हार्डवर्क हमेशा पे करता है, ऐसे सेक्रीफाइसेस जो सेल्फिश नहीं होते वो हमेशा पे करते हैं, टाइम लगता है पर डेफिनेटली करते हैं। कहते मैंने उन लोगों को देखा कि उन्होंने ना ब्रूटल अटैक्स, हार्श अटैक्स और टॉर्चर सहा बिना ब्रेक किए, बिना गिव अप किए, और उन्होंने स्ट्रेंथ शो की और रिजिलियंस। रिजिलियंस पता है क्या होता है? बिना फ्रस्ट्रेट हुए, बिना गिरे, आप जब सहते जाते हो ना और खड़े होते हो और फिर पॉजिटिविटी से चलते रहते हो, आगे बढ़ते रहते हो, हार्डशिप्स में आप गिव अप नहीं करते हो, आप चलते हो, आप कहते हो कि नहीं, आई विल सी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। तो वही है कि आपको रोशनी दिखाई देगी, वो उस पॉजिटिविटी से वो चले, उस रिजिलियंस से उन्होंने, वो दे टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स, ये मेरा फेवरेट वाला ईडियम है। तो इसका मतलब होता है कि आपको मुसीबतों से डरना नहीं है, बैठना नहीं है, उनका डट के मुकाबला करना है। तो उन्होंने कहा उस रिजिलियंस जो आप डिफाई करती है इमेजिनेशन को, जो आपकी इमेजिनेशन को मतलब डिफाई होता है, रिफ्यूज टू ओबे, मतलब मान ही नहीं सकते आप मान ही नहीं सकते कि ऐसा करेज किसी में हो सकता है। उन्होंने कहा कि करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। करेज में ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता, डर तो लगा था लेकिन हमने उसको जीत लिया था, है ना। जैसे एक है ना माउंटेन ड्यू की ऐड है ना, कि डर के आगे जीत है, तो डेफिनेटली ये इन्होंने ही कहा था। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। ब्रेव मैन वो नहीं होता जिसको डर नहीं लगता, पर हाँ वो अपने डर पे जीत पा लेता है। एक ऐसा इतना ज़्यादा सेंस है कि बंदा इतना स्ट्रांग बन जाता है ना कि उसको दर्द होना बंद हो जाता है। और एक मूवी में भी मैंने ये सुना था, आई थिंक कि ये मूवी है मलंग, है ना। मलंग में जब दिशा पाटनी, द हीरो, ठीक है, वो जब डाइव करते हैं तो वो कहते हैं कि एक डर ना एक ही बार लगता है, दोबारा नहीं लगता, है ना। तो आई थिंक लाइक दिस इज, ये सारी चीज़ें नेल्सन मंडेला से ही आ रही हैं, मुझे ऐसा लगता है। कहते हैं नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन। ये ऊपर वाली दो लाइनें इंपॉर्टेंट है। करेज का मतलब उन्होंने कॉमरेड्स, अपने साथियों से सीखा था। और कैसे सीखा था? ये सीखा था जब उन्होंने, मतलब उन्होंने गिव अप ही नहीं किया था, रिजिलियंस दिखाई थी, ठीक है। तो उन्होंने सीखा था कि करेज क्या है और ब्रेव मैन की क्या डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहते कोई भी इंसान ना पैदा होते से नफरत नहीं करता, हमारे दिल में नफरत नहीं होती। हम इंसान ना हमेशा अच्छे बन के आते हैं, क्योंकि हमें किसने बनाया? हमारे मास्टर क्रिएटर ने, जो कि गॉड है, और हम मास्टरपीस है, तो हमें अपने आप को प्यार करना चाहिए, ठीक है। तो वो ये कह रहे कि कोई भी, भगवान ने तो हेट वाला कोई हमारे अंदर बटन नहीं लगाया था, वो हमने खुद सीखा है। तो कोई भी बॉर्न नहीं हुआ हेटिंग अनदर पर्सन, कि किसी को, किसी कलर को देख के, किसी के बैकग्राउंड के देख के, कि रिच है कि पुअर है, कि कोई ब्लैक है कोई वाइट है, कोई कैसा है, कोई रिलीजन को देख के, ऐसे कोई रिलीजन्स बने नहीं थे, ठीक है। लोगों ने हेट करना सीखा है। तो कहते अगर वो हेट करना सीख सकते हैं तो दे कैन बी टॉट टू लव, तो उनको प्यार भी तो सिखा सकते हैं ना, क्योंकि प्यार जो होता है ना, भगवान ने तो हमें प्यार दे के भेजा है, दिल भेजा है ना, तो प्यार दे के भेजा है। तो लव कम्स मोर नेचुरली, लव हमारे हार्ट में है और हेट नहीं है। तो हमें लव सिखाना चाहिए, हेटरेड नहीं सिखानी चाहिए। ग्रिमेस्ट टाइम्स में कहते जो हमारा डार्केस्ट टाइम था ना, डार्केस्ट टाइम जो था हमारा वहाँ पर जेल में, प्रिजन में, तो जो मेरे कॉमरेड्स, जो मेरे साथी थे, और हमको जब पुश किया गया था, मतलब पुश टू लिमिट्स, मतलब हमारी लिमिट्स, मतलब एक इंसान की एक लिमिट होती है ना सहने की, उनको उस
टॉर्चर की लिमिट ख़त्म कर दी थी। कहते मैंने देखी उस टाइम ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, ग्लिमर मतलब छोटी सी झलक, स्लाइट शाइन, थोड़ी सी झलक देखी इंसानियत की एक गार्ड में, जो शायद 1 सेकंड के लिए ही थी, पर वो काफ़ी थी मुझे ये विश्वास दिलाने के लिए, रीअश्योरिटी मतलब विश्वास दिलाने के लिए कि हाँ जो हम कर रहे हैं ना उस रास्ते पे हम चलेंगे, ठीक है, कीप मी गोइंग। अब ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। कहते मैन की अच्छाई, मैंने बोला ना भगवान ने हमें अच्छा बना के भेजा है, प्यार के साथ भेजा है, तो हमारी जो गुडनेस है, अच्छाई है ना, वो एक फ्लेम की तरह है जो छुपी हो सकती है। थोड़ी देर के लिए हम उस रोशनी से ना थोड़ा दूर हो सकते हैं बिकॉज ऑफ आवर बैड हैबिट्स, एडिक्शंस, ऐसी एडिक्शंस या ऐसी चीज़ें की पावर हमें अंधा कर देती है ना। तो पावर में इंसान डेफिनेटली कुर्सी के पीछे अंधा हो जाता है। पॉलिटिकल पावर ऐसी ही होती है कि इंसान को लगता है कि मैं करे जाऊँ, आगे बढ़े जाऊँ, वो भूल जाता है कि ये सब चीज़ें ट्रांजिएंट है, लाइफ ही ट्रांजिएंट है। ट्रांजिएंट मतलब शॉर्ट लिव्ड है। यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल जी लोगे, चलो 100 साल जी लोगे, उसके बाद क्या? जो यहाँ मॉर्टल वर्ल्ड में आया उसको तो जाना है ना, तो हम ये भूल कैसे जाते हैं? तो मैन की जो गुडनेस है, भगवान जी ने जो हमें गुडनेस दी है ना, वो एक फ्लेम की तरह जो छुप सकती है लेकिन कभी बुझ नहीं सकती। तो आपके अंदर अच्छाई है, आप अच्छे हो, लेकिन आपको कभी कभी आपकी विजन ब्लर हो जाती है, जैसे पावर के लिए, कभी ग्रीड के लिए। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस बहुत अच्छी पोएम्स है, इनकी वीडियो जरूर देखना, आपको समझ आएगा मैं क्या कर रही हूँ। एक्सटिंग्विश मतलब बुझ नहीं, कभी नहीं बुझेगी, ठीक है, नेवर एक्सटिंग्विश, कभी नहीं बुझेगी। लाइफ में ना हर एक इंसान की 2 ऑब्लिगेशंस होती हैं, ठीक है। एक ऑब्लिगेशन होती है, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं, अपनी फैमिली की तरफ, फैमिली में पेरेंट्स हैं, वाइफ हैं, बच्चे हैं, ठीक है, सब है। और एक ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। और एक ऑब्लिगेशन होती है लोगों की तरफ। अब हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि कई कई लोग तो ये दोनों ऑब्लिगेशन से नहीं निभाते हैं, है ना, लेकिन नेल्सन मंडेला बहुत ह्यूमन में भी ना, मतलब ही वॉज अ ग्रेट ह्यूमन एक्चुअली। तो वो कहते कि हर बंदे की 2 ऑब्लिगेशन, 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज होती है, एक फैमिली की तरफ और एक कम्युनिटी मतलब अपनी कंट्री की तरफ, ठीक है। एक सिविल, एक हमारी जैसे सोसाइटी में हर मैन जो है इज एबल टू फुलफिल, वो फुलफिल कर सकता है अपनी ड्यूटीज को अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज, अपनी जो उसके पास ताकत है, हिम्मत है। और इंक्लिनेशन मतलब जो उसको पसंद है करना, मतलब टेंड टू, झुकाव है जहाँ पे उसका इंटरेस्ट ज़्यादा है, एप्टीट्यूड ज़्यादा है, ठीक है। हाँ, तो वो कह रहे कि बट हमारी कंट्री में ना, साउथ अफ्रीका में, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था मेरे जैसे डार्क स्किन बंदे के लिए कि वो अपनी दोनों ऑब्लिगेशंस, अपनी ड्यूटीज निभा सके। साउथ अफ्रीका में जो मेरे कलर का बंदा था, जो अटेम्प्ट करता था ऐसे जीने के लिए, लिव एज ए ह्यूमन बींग, है ना, जो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था अपने, सबसे ज़्यादा तो बेसिकली अगर कंट्री के लिए आपने आवाज़ उठा दी तो आप गए, है ना, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि ब्लैक पीपल डोमिनेट करें, तो ब्लैक पीपल जबकि मेजॉरिटी में थे। तो एक ऐसे सिस्टम की वजह से वो लोग अपनी, अपार्टाइड सिस्टम की वजह से वो अपनी सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जो नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए ह्यूमन होते वो निभा नहीं पा रहे थे। और अगर ऐसा करते थे तो उनको पनिश किया जाता था, आइसोलेट मतलब अलग कर दिया जाता था, ठीक है। साउथ अफ्रीका में एक मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, अगर एक मैन अपनी फैमिली के लिए करता था तो उसको पनिश किया जाता था और आइसोलेट किया जाता था, और अगर लोगों के लिए अपनी ड्यूटी फुलफिल करने की कोशिश करता था तो उसको इनएविटेबली मतलब जो आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, उसको रिप ऑफ कर दिया जाता था फ्रॉम हिज फैमिली, मतलब उसको रिप मतलब अलग कर दिया जाता था, एंड उसके घर से उसको निकाल दिया जाता था और उसको एक रिबेलियन की जिंदगी जीनी पड़ती थी। ट्वाइलाइट मतलब हाफ लाइट, मतलब जैसे उसका खत्म ही हो गया, उसकी एग्जिस्टेंस मतलब बुझ ही गई, खत्म ही हो गई। ट्वाइलाइट का मतलब होता है हाफ लाइट, और यहाँ पे आप डिक्लाइन भी कह सकते हो कि उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो रही है और उसको एक ऐसी जिंदगी जीनी पड़ रही है जो सीक्रेसी की है, मतलब जिसको कोई जानता नहीं है, और उसको एक रिबेलियन करार कर दिया गया कि ये इंसान जो है वो एक सिविल सोसाइटी में रहने के लायक नहीं है, ठीक है। कहते पहले ना मैंने इन द बिगनिंग मैंने चूज नहीं किया था लोगों को, अपनी फैमिली को मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, लोगों को अपनी फैमिली से ऊपर नहीं रखा था, है ना। सबके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन कुछ लोग डेफिनेटली बहुत कुछ कर जाते हैं लोगों के लिए, बट अपने लोगों को सर्व करने के लिए इन अटेम्प्ट मतलब कोशिश, जब ट्राई किया था टू सर्व माई पीपल, तो मैंने ये फाउंड किया, मैंने ये देखा कि आई वॉज प्रिवेंटेड, मुझे रोका गया, प्रिवेंट होता है रोकना किसी को, मुझे प्रिवेंट किया गया फ्रॉम फुलफिलिंग माई ड्यूटीज एज अ सन। ना तो एक एज अ सन अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर पाए, ना एज अ ब्रदर कर पाए, ना एज अ फादर, ना एज अ हस्बैंड, वो कोई अपनी ड्यूटीज फुलफिल नहीं कर पाए जब उन्होंने लोगों के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया।
अब ये सारा ना पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इम्पॉर्टेंट शुरू होता है क्योंकि पूछा जाएगा आपसे एक क्वेश्चन कि दोनों टाइम में डिफरेंस क्या था, कि जब नेल्सन मंडेला छोटे थे तो क्या वो हमेशा से उनके दिमाग में ये था कि हाँ मैं लो के लिए लड़ूंगा, या वो फ्री पैदा हुए थे, और उसके बाद क्या डिफरेंस आया जब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और लोगों के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। तो दोनों टाइम में उनकी लाइफ में क्या डिफरेंसेस आए, और इसने जो इन्होंने डिसीजन लिया और जिस तरह से उन्होंने लोगों के लिए आवाज़ उठाई और फ्रीडम के लिए जो सैक्रिफाइसेस किए, तो उसकी वजह से उनकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट आया। ठीक है, आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर। कहते मैं कोई मतलब ऐसे नहीं पता था मुझे, हमें बचपन से नहीं पता होता कि हम क्या फ्री हैं कि नहीं है, है ना। तो कहते मैं तो फ्री पैदा हुआ था मेरे हिसाब से, फ्री इन एवरी वे, जो मुझे पता था, बच्चे को जो पता होता है, जैसे कि अपनी मदर के हट के आसपास भागना फील्ड में, है ना, खेतों में भागना, खेलना, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम। छोटी स्ट्रीम होता है नैरो रिवर, ठीक है, छोटी सी स्ट्रीम में मतलब स्विमिंग करना। और उसके बाद जो मेरे विलेज के से रन करती थी, ठीक है, उसके बाद रोस्ट मीलीज। मीलीज पता क्या होता है? रोस्टेड कॉर्न, भुट्टा होता है ना, आप भी कॉर्न ऐसे रोस्ट करके खाते हो ओपन फायर में, है ना। तो कहते कि मतलब भुट्टा पका के खाना, ये मज़ेदार बात थी, मतलब मैं तो फ्री था, है ना। या फिर ब्रॉड बैक बुल्स के पीछे राइड करना, कि इन सब चीज़ों में मैं फ्री था। तो ये चारों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्या कि वो फ्री थे, वो उनको लगता था जैसे बचपन में कि वो फील्ड में खेल सकते हैं, रन कर सकते हैं, नदी में तैर सकते हैं, और भुट्टा पका सकते हैं, मतलब जो भी उन्हें खाना अच्छा लगता है वो खा सकते हैं, और बुर्ज के पीछे राइड कर सकते हैं, जो भी उनके पास था जिस उस टाइम, जो भी अमेनिटीज़ या फैसिलिटीज़ उनके पास थी। उसके बाद जो उन्होंने कहा, जब एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक मैंने अपने पापा की कहना माना। अबाइडेड बाय मतलब ओबे किया कस्टम्स को, मतलब नॉर्म्स को, मतलब रूल्स और सिस्टम ऑफ माई ट्राइब। ना तो भगवान ने मुझे ट्रबल किया, ना परेशान किया, ना किसी इंसान के लॉ ने मुझे परेशान किया। ये तब हुआ अब जब मैं बॉयहुड में आ गया। बॉयहुड का मतलब होता है जब आप यंग नहीं होते, मतलब चाइल्ड होते हो, ठीक है। तो जब वो थोड़े बड़े हुए, ठीक है, तो उनको पता चला कि उनकी फ्रीडम जो थी वो इल्यूजन थी, मतलब एक फॉल्स बिलीफ था, मतलब ऐसा था कि ये सच नहीं है। तो उन्होंने डिस्कवर किया एज ए यंग मैन कि फ्रीडम जो थी ना मेरे से ली गई, छीनी गई है। जैसे हमें भी लगता है ना, जब हम टीनेजर थे तो हमें लगता है कि हमें जब हमें समझ आ जाता है ना कि हेल और हेवन नाम की कोई चीज़ नहीं होती दुनिया में, है ना। जब हमें ये समझ में आ जाता है ना कि हम अपनी मर्जी चला सकते हैं, वो वाला टाइम की बात कर रहे हैं, अभी ये पीपल की बात नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा कि मेरी ना भूख बढ़ गई, हंगर बढ़ गई, सॉरी, हंगर बढ़ गई फ्रीडम के लिए। फ्रीडम किस लिए चाहिए थी? फ्रीडम एज अ स्टूडेंट उन्हें चाहिए थी खुद के लिए। वो जो ट्रांजिटरी मतलब शॉर्ट लिव, थोड़ी देर के लिए फ्रीडम होती है, जैसे रात तक देर तक जाग सके, है ना, और कुछ भी पढ़ सके, जहाँ जाना चाहे जा सके, जैसे हमारा मन करता जो पहनना चाहे पहन सके। ये इन्होंने नहीं लिखा, ठीक है। इन्होंने तो लिखा है कि एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट ही वांट टू ही प्लीज व्हाट ही फील्स हैप्पी टू रीड एंड गो वेयर ही चूज। सो वो कहते कि लेटर, अब कब हुआ, जब वो जोहानिसबर्ग में गए, जब वो यंग हो गए थे, तो यर्न का मतलब क्रेव करना, बहुत ही ज़्यादा इच्छा होना, है ना, कि उनकी जो बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम थी, जो बेसिक राइट्स थे ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, कि मैं शादी कर सकूं, मैं अपनी एबिलिटी और अपनी एजुकेशन, अपनी नॉलेज, अपने टैलेंट, अपने करियर की तरफ ध्यान दे सकूं, है ना, और फैमिली बना सकूं। तब मुझे पता चला कि मेरी जो द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, है ना। तो मतलब उनको था कि मेरे को ऐसी फ्रीडम चाहिए कि जो एक लॉफुल लाइफ, मतलब वो कोई लॉ नहीं तोड़ रहे थे, वो सिर्फ एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते थे, मतलब शादी करना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे, अपने टैलेंट को नरिश करना चाहते थे, अपने आप को कुछ बनाना चाहते थे। तो ये यर्न थी, ये उनकी क्रेविंग थी कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ, ठीक है, और अपनी नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ। ये भी बड़ी नॉर्मल सी बात है। बट कहते धीरे धीरे मैंने देखा कि सिर्फ मैं नहीं, मेरे जैसे भाई बहन, मतलब जो डार्क स्किन पीपल थे, वो भी फ्री नहीं है। और उन्होंने देखा कि सिर्फ मेरी फ्रीडम कर्टल नहीं है, कर्टल मतलब मेरी फ्रीडम को ही छीना नहीं गया है। कर्टल होता है कम कर देना, ठीक है, मिटिगेट कर देना, रिड्यूस कर देना। तो कहते मेरी फ्रीडम को ही छीना नहीं गया था, पर फ्रीडम जो मेरे जैसे दिखते हैं उन सबकी फ्रीडम को छीना गया था। वो टाइम था जब मैंने ज्वाइन की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और वो था जब जो हंगर थी ना मेरी खुद की फ्रीडम की, वो बड़ी हंगर बन गई फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। और ये डिज़ायर जो थी ना मेरे लिए, जो फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स, कि मैं चाहता था, अब मेरे मन में ये बात आ गई कि
हम तो ऐसे चैन से जी नहीं पा रहे हैं, हम अपनी ना तो कोई ऑब्लिगेशन फुलफिल कर पा रहे हैं। तो ये डिज़ायर चेंज हो गई और मैं इस डिज़ायर ने मतलब मेरे अंदर एक वो लाया, एक इमोशन लाया कि मुझे अपने जैसे लोगों की फ्रीडम चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ रिस्पेक्ट, डिग्निटी मतलब रिस्पेक्ट के साथ जी सके और मतलब अपनी ज़िंदगी को खुद। एंड दैट एनिमेटेड माई लाइफ, दैट मूव्ड, एनिमेटेड मतलब मूव किया, उस मोटिव ने उनकी लाइफ को आगे मूव किया। अब इस मोटिव की वजह से उनकी लाइफ में जो चेंजेस आए वो थे कि उसकी वजह से जब उन्होंने पीपल के हक के लिए आवाज़ उठानी शुरू करी तो मैं ट्रांसफॉर्म हो गया। और यहाँ पर एक शायद आई थिंक मैंने एक लाइन छोड़ दी जिसका मतलब था कि तब था जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी। ठीक है, तो उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की, तभी ये हंगर अपनी फ्रीडम की हंगर पीपल की हंगर में बदल गई। और इस हंगर ने जो चेंजेस लाए वो ये थे कि ट्रांसफॉर्म कर दिया एक डरे हुए इंसान को एक बोल्ड इंसान बना दिया। ये याद रखना, एक फ्राइटेंड यंग मैन डरा हुआ इंसान को बोल्ड इंसान बना दिया। एक ऐसा लॉ अबाइडिंग अटर्नी, एक ऐसा इंसान जो लॉ को ओबे करता था, अबाइड मतलब ओबे करता था, उसको क्रिमिनल बना दिया। और एक ऐसा इंसान जो फैमिली को लव करता था उसको होमलेस मैन बना दिया। और एक ऐसा इंसान जो लाइफ को प्यार करता था उसे एक मॉन्क एसेटिक मतलब मोह माया छोड़ दो, मतलब एक ऐसी जिंदगी अकेली जिंदगी जियो, ऐसा बना दिया। तो ये 4 चेंजेस आए थे। ठीक है, अब मैं कोई वर्चुअस, अब मैं कोई इंसान ऐसा नहीं रह गया था जो एज पर द सोसाइटीज मॉरल स्टैंडर्ड्स एक सीधा इंसान नहीं रह गया था और एक सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन नहीं रह गया था देन द नेक्स्ट मैन। अब मैंने फाउंड किया कि अब मैंने जाना कि मैं इंजॉय नहीं कर सकता था वो जो छोटी मोटी पुअर लिमिटेड फ्रीडम्स जो मुझे मिली थी जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन नहीं की थी और लोगों के हक के लिए नहीं खड़ा हुआ था, तो वो फ्रीडम भी छीन ली गई थी। अब आपको ऐसे लगता होगा ना कि मतलब कभी कभी हमें जो चल रहा है प्रेजेंट में, है ना, चाहे हमें पता भी है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं चलो छोड़ो कोई बात नहीं, है ना, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। एक बड़ा इंडिफरेंट सा एटीट्यूड रखते हैं। पर नेल्सन मंडेला ने भी अगर यही एटीट्यूड रखा होता और उनके जैसे बहुत सारे जैसे ओलिवर टैम्बोज, यूसुफ डाडूस ने भी अगर ऐसे ही रखा होता तो शायद वो फ्रीडम नहीं पा सकते थे। तो एक इंसान होता है जो सबके लिए सोचता है और बहुत सारे इंसान होते हैं। डेफिनेटली आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकती हूँ, क्योंकि मैं तो डेफिनेटली चाहती हूँ कि यहाँ ये नहीं कि चैप्टर पढ़ा के भी हेल्प हो रही है, बाकी इंटरव्यू लोगों को क्लियर करा के भी हेल्प हो रही है। और हेल्प नहीं, हम नहीं करते, वो जो भी करते हैं मेरे ख्याल से भगवान करते हैं। वही हमें स्ट्रेंथ और नॉलेज देते हैं और हमें उसी पॉजिटिविटी से चलना है कि जो हमें आता है वो हम किसी के साथ शेयर करें ताकि उसकी भी लाइफ बदल सके, है ना। और आप जब अच्छे नंबर से पास होते हो, इट्स बेसिकली मेरा ये वो नहीं है थॉट प्रोसेस कि नंबर से पास हो। बेसिकली नंबर्स तो हमें आगे स्कूल कॉलेज में एडमिशन के लिए चाहिए, मुझे है कि आपको नॉलेज अच्छी मिले। आप सिर्फ एक अच्छे मशीन नहीं बनो, अच्छे ह्यूमन बनो। ठीक है, AI के ज़माने में, आर्टिफिशियल के इंटेलिजेंस के ज़माने में, वी ऑल आर बिकमिंग मशीन्स, या सो वी हैव टू रिमेंबर दैट वी आर ह्यूमंस and humans are more important than any other beings in the world. I want to say beings, definitely we are sharing this earth with other beings and we are equal and they are also equal. It's like other things, yeah, I should say things. Okay, so getting back to the lesson, एक मैन जो, अब उन्होंने कहा कि फ्रीडम इंडिविजिबल है, यहाँ से बात शुरू हुई थी कि हाँ उनको लगता था कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ मार्क करना, फ्रीडम इंडिविजिबल है, फ्रीडम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। अगर कोई भी इंसान फ्री नहीं है, एक भी इंसान फ्री नहीं है, तो मतलब मेरी पूरी कंट्री में कोई भी इंसान फ्री नहीं है। और अगर कोई दूसरा इंसान फ्री नहीं है मेरी कंट्री में, तो डेफिनेटली वो चेंज मुझ पर भी है, तो डेफिनेटली मैं भी फ्री नहीं हूँ। इनका ये मतलब नहीं है कि ठीक है कि अगर वो सपोज वाइट स्किन पीपल जैसे सोचते थे कि हम फ्री हैं, हम अपना डोमिनेंस रखेंगे और हम अपना ज़िंदगी जिएंगे और मज़े से जिएंगे, वो ऐसे नहीं थे। वो कहते कि अगर मेरे जैसे लोग फ्री नहीं हैं तो डेफिनेटली मैं भी फ्री नहीं हूँ। फ्रीडम को डिवाइड कैसे कर सकते हैं? ऐसे थोड़ी है कि आप मज़े में जी रहे हो और दूसरा मज़े में नहीं जी रहा, तो ये आपको खुशी दे रहा है, लेकिन आपकी कॉन्शियस जो है, जो मॉरली जो आपको राइट और रॉन्ग का सिखाती है, वो खुश नहीं होएगी, है ना, चैन से सोने नहीं देगी। तो ये यही कह रहे हैं। आई न्यू, अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि ऑप्रेसर कौन होता है? जो अत्याचार करता है। ऑप्रेसर जो है मस्ट बी लिबरेटेड, उसको भी फ्रीडम चाहिए जैसे कि ऑप्रेस्ड को फ्रीडम चाहिए। इसका क्या मतलब है? ऑप्रेसर जो अत्याचार करता है, ऑप्रेस्ड जो अत्याचार सहता है, दोनों फ्री क्यों नहीं है? ऐसा क्यों बोला इन्होंने? वो कहते एक इंसान जो दूसरे इंसान की फ्रीडम को छीनता है ना, वो खुद ही कैदी है हेट्रेड का, है ना। वो कहाँ से फ्री हुआ? वो कहाँ से चैन से सो पाएगा?
वो लॉक्ड है बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस। प्रेजुडिस क्या होता है? बायस्डनेस, मतलब आप किसी को फेवर करते हो, किसी को फेवर नहीं करते हो। वो अंधा हो रखा है और वो नैरो माइंडेड है, मतलब उसकी सोच इतनी बड़ी नहीं है, वो वाइज नहीं है, वो अच्छे डिसीजंस नहीं ले सकता। कहते हैं मैं भी अगर ऐसा होता ना, मैं भी फ्री नहीं होता, कि अगर किसी दूसरे की फ्रीडम छीनूंगा तो मैं भी फ्री नहीं होऊंगा। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन आई माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। अगर मेरी फ्रीडम मुझसे ली गई है, मतलब जिसने फ्रीडम ली है वो भी फ्री नहीं है, जिससे फ्रीडम छीनी गई है वो तो डेफिनेटली फ्री नहीं है। तो इन दी एंड वो बोलना चाहते हैं कि ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर, जो अत्याचार करता है और अत्याचार सहता है, वो दोनों एक जैसे, अलाइक, मतलब एक जैसे। क्यों वो कहाँ पर एक जैसे हैं? क्योंकि दोनों की ह्यूमैनिटी छीनी गई है, ठीक है। ऑप्रेसर की इसलिए कि उसने दूसरे की फ्रीडम छीनी है, ऑप्रेस्ड की इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली ऑप्रेसर ने उसकी छीन ली है फ्रीडम। तो ये खत्म होता है चैप्टर नेल्सन मंडेला की एक एक्सट्रैक्ट जो है ऑटोबायोग्राफी में से। और ऑटोबायोग्राफी में जो इवेंट का डिस्कशन है वो इनॉग्रेशन में से, इनॉग्रेशन है इवेंट जिसका डिस्कशन उन्होंने किया है, अपार्टाइड सिस्टम के बारे में बात की है। आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा, और ये लेसन सच्चे में बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपको फिर भी लगता है ना कि आपको कुछ डाउट्स है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ऑफ कोर्स, है ना। आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर लो, और आप बाकी मेरा तो विज़न यही है कि आप लर्न करो अच्छे से, नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाओ, गेन करो। एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है? एम्पावरमेंट का मतलब होता है खुद को भी नॉलेज दो और दूसरों को भी नॉलेज दो। दिस इज़ कॉल्ड एम्पावरमेंट। ये नहीं कि खुद को गेन मिले और दूसरे को लॉस मिले, ऐसा नहीं होता। ओके, सो आई एम हियर टू हेल्प यू आउट, टू सपोर्ट यू, ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम का कोई भी फेवर मत लो, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत आसान होते हैं, ठीक है। और ये इंग्लिश का तो डेफिनेटली टेंशन नहीं लेना, सिंस आई एम देयर टू सपोर्ट यू। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, ठीक है, बट आप इसको ज़रूर देखना और ज़रूर फॉलो करना और लर्न करना, बिकॉज आई रियली वॉन्ट यू टू लर्न एंड शाइन सिंस यू आर माई ट्रू स्टार्स। ओके, जब लेसन पढ़ेंगे तो हम मिक्स लैंग्वेज में ही पढ़ेंगे। जब पोएम्स पढ़ेंगे तो मैं इंग्लिश में एक्सक्लूसिव वीडियो भी बनाऊंगी, बिकॉज आई एम अ स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर, कम्युनिकेशन कोच, motivational skills trainer, business communication skills trainer, whatever you want to say. I'm basically a life skill trainer. एसेंस में कह सकते हैं, क्योंकि लाइफ स्किल्स सबसे इंपॉर्टेंट लगते हैं मुझे, है ना। ठीक है, तो आगे आपके लिए डेफिनेटली मैं सारे चैप्टर्स कवर करूँगी, फर्स्ट फ्लाइट के और दूसरी बुक के भी, और हम अच्छे से करेंगे और इंग्लिश में बहुत 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 अच्छा परफॉर्म करेंगे। Bye. Okay, this was the last thing that I wanted to say. And just take care of yourself. Don't trouble yourself. Neither trouble yourself nor your parents or anybody else. अच्छे से पढ़ो, और कंपटीशन ना किसी और से नहीं होता, कंपटीशन खुद से होता है। अगर आपने 1% या 0.1% भी अचीवमेंट की है, उसको सेलिब्रेट करो और खुश रहो। ओके, जस्ट बी हैप्पी and live your life to the fullest and take care of yourself. I'll see you next time. Bye bye. Take care.